नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान की जिस पर रूस भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर पाता। जी हां, ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत ठोस वजह है। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एक चैट सार्वजनिक हुई। ये चैट सार्वजनिक की गई, ये कहा जाए। बातचीत के दौरान पुतिन ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों पर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार लिए सैन्य शासन है, वहां पर लोकतंत्र नहीं होने के बावजूद पश्चिमी देश इसकी आलोचना नहीं करते। बातचीत में उस समय व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि पाकिस्तान ईरान और उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों को मदद पहुंचा रहा है। बाकायदा इस चीज का जिक्र उन्होंने किया कि पाकिस्तान ईरान का सपोर्ट करता है, उत्तर कोरिया का सपोर्ट करता है, परमाणु कार्यक्रमों को एक तरह से ये कहा जाए कि और आगे बढ़ा रहा है। ये चाहे बात पुतिन और बुश के बीच की जो बातचीत है, इसको बहुत लंबा अरसा हो चुका है, जो बहुत ही हाईली कॉन्फिडेंशियल रही। दोनों नेताओं के बीच की ये जो बातचीत है, उससे ये तो साबित हो जाता है कि पाकिस्तान में असली ताकत सेना के पास में ही है, और सिर्फ ये आज नहीं बल्कि बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है। हमने आपको जॉर्ज डब्ल्यू बुश और पुतिन के बीच पाकिस्तान को लेकर हुई बातचीत की जानकारी दी। आपको ये भी बताते हैं कि ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी। बैठक दरअसल थी क्या? पुतिन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच में एक बैठक हुई 16 जून 2001 को स्लोवेनिया में। एक बैठक में ये शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में पाकिस्तान को लेकर बातचीत हुई, और इस बातचीत को अब अमेरिका की ओर से सार्वजनिक कर दिया गया है। इस बातचीत से यह तो स्पष्ट है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश और पुतिन के बेहद करीबी नेता थे, अच्छे रिश्ते थे। बातचीत में पुतिन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ईरान और उत्तर कोरिया को परमाणु कार्यक्रमों में मदद कर रहा है। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान पर न्यूक्लियर स्मगलिंग का आरोप लगा। 2004 में AQ खान ने खुद ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया को परमाणु तकनीक और सेंट्रीफ्यूज डिजाइन उपलब्ध कराने की बात मानी थी। हमेशा से ही विशेषज्ञ पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों के असुरक्षित हाथों में होने की बात कहते रहते हैं, लेकिन इस चैट के सामने आने के बाद से ये तो साफ है कि रूस को भी उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और आज के दौर में देखिए, जिस तरह से उस दौरान 2001 के वक्त में कही गई थी बात कि बड़ा अस्थिरता वाला देश है पाकिस्तान, यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर सैन्यकरण एक तरह से है। और 2001 से 2025 से कितना लंबा वक्त बीत गया, दशक बीत गया, लेकिन क्या हालात बदले? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि आज भी यहाँ पर कमान देश में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के हाथ में नहीं, बल्कि जिस रूप में हम देखते हैं कि यहाँ पर आज भी कमान सीधे सीधे है यहाँ के सैन्य अधिकारी के हाथ में। अब कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या रूस को भी पाक के परमाणु कार्यक्रम पर भरोसा नहीं है? दूसरा सवाल, क्या मुनीर को परमाणु हथियारों की कमान मिलना खतरे की बात है? क्या ये बातचीत पाक के बदहाल राजनीतिक हालात नहीं दर्शाती? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। कर्नल संजीव मलिक, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। मेरे साथ में विदेश मामलों के जानकार भी कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से पत्रकार हुसैन जावेद इस दौरान मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। मैं चर्चा की शुरुआत कर्नल संजीव मलिक आपसे करना चाह रही हूँ। जिस तरह से बातचीत का ये अंश सार्वजनिक किया गया, उससे ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि पाकिस्तान की जो राजनीतिक हालात हैं उसको दर्शाते हैं, और ये सिर्फ मौजूदा नहीं, 2001 का अगर जिक्र किया जाए, उस समय की तत्कालीन व्यवस्थाओं को लेकर उनकी तरफ से बात कही गई, तो ये बड़ी चिंता की बात थी। जी नैना जी, नमस्कार सभी दर्शकों को और आपको। जी सर, नमस्कार। देखिए, आज के जो पाकिस्तान के हालात है, मैं पिछले तकरीबन 1 महीने से ये कहता रहा हूँ, अपने पाकिस्तानी पैनल मित्रों से भी कहता रहा हूँ कि जो ये अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, ये अच्छे संकेत कतई नहीं है। ये आपको उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां पे पूरी सत्ता एक आदमी के हाथ में केंद्रित हो गई है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी बाईपास करके एक लिटरली एक लेटरल सुप्रीम कोर्ट बना लिया है, और अपने आप को यहां तक अमर कर लिया है कि मैं कुछ भी करूं, आप मेरे पे सवाल उंगली नहीं उठा सकते। अगर उठाएंगे तो उस पर कोई केस नहीं चलेगा, कोई भी उसका
उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, इवन सुप्रीम कोर्ट भी उस पर एक्शन नहीं ले सकता। देखिए मैम, 2001 में जनरल मुशर्रफ हुआ करते थे, वहाँ के सीईओ। जनरल मुशर्रफ के टाइम की ये बात है, जो घटना अभी सामने आई है, जो पेपर लीक्स में जो हमारे सामने बातें आ रही है, इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है मैम। देखिए वहां पर अमेरिका ने जब कहते थे 1998 में हमारे जो एटॉमिक ब्लास्ट और एटॉमिक टेस्टिंग के प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने टेस्टिंग की थी, लोग कह रहे थे कि ये चाइना चाइना का काम है। नहीं नहीं, ये चाइना की, हम आज भी मानते हैं ये अमेरिका की हेल्प थी, अमेरिका ने ही कराया एक काउंटर बैलेंस करने के लिए। जी जी, हमारा ये विचार है, और आज भी हम इसी निष्कर्ष पर पक्के हैं कि हमारा कि ये रशिया, ये उनका चाइना का काम नहीं था, ये काम था अमेरिका का। अमेरिका की एसेट्स आज भी वहां पे मौजूद है। हम चलिए इतनी बात को, जो कॉन्फिडेंशियल बातें हम उस पर बहुत ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हम जैसे पढ़ते हैं, अपने एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब से हमारा पूरा निष्कर्ष ये निकलता है, अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा एक औजार, टूल की तरह से इस्तेमाल करता रहा है। और पाकिस्तानी जनता का भाग्य देखिए, पाकिस्तानी जनता के हाथ में कुछ भी नहीं है, वहां की पूरी पूरी सत्ता केंद्रित है एक मिलिट्री शासन के हाथ में। वहां पे देखिए, नवाब शरीफ रहे हो, नवाज शरीफ के टाइम में भारत के जो रिश्ते थे वो हम कह सकते हैं सबसे अच्छे टर्म्स की बात कर सकते हैं कि इससे अच्छे कभी रहे नहीं है। और इसके साथ साथ जब उन्होंने नवाज शरीफ को अपदस्थ करके और खुद सत्ता में आ गए, तो ये क्लियर हो गया था कि वहां पे देखो मार्शल लॉ का लगना, भले ही आप टर्म ना दे मार्शल लॉ, वहां पे मिलिट्री शासन का होना एक रिपीटेड पीरियोडिकल घटना है। ये हुआ। आज भी वहां पर जो सत्ता है, जो जो वहां की डेमोक्रेटिक है, देखिए एक पोस्टर है, ये एक डेमोक्रेसी वहां का पोस्टर है, जो कि आज शहबाज साहब वहां के पीएम साहब हैं। यूं तो वहां पे प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन आप बताइए कि क्या वहां के जो आज के जो सीडीएफ साहब हैं, उनकी इजाजत के बिना वहां पर पत्ता नहीं हिल सकता है। और वापस जाता हूं, मैं इस चीज को लिख कर सकता हूं कि देखिए, मिलिट्री के शासन में जब सत्ता केंद्रित होती है, मिलिट्री आम जनता की परवाह बहुत ज्यादा नहीं करती है। सिविलियन गवर्नमेंट जब होती है, वो उत्तरदायी होती है अपनी जनता के लिए, क्योंकि वो जनता का वोट लेके आती है, और वहां के जो एरिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमपीज होते हैं, उनको अपनी जनता में जाके उनको फेस करना पड़ता है, उनको उत्तर देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, डेवलपमेंट के प्रति जवाबदेही होती है। मिलिट्री गवर्नमेंट का कोई जवाबदेही नहीं होती है लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इतनी ऑटोनॉमी कभी अपनी सिविलियन गवर्नमेंट को दिया है? कभी नहीं दिया है। कि देखिए, कारण यह है कि वहां की मिलिट्री का अस्तित्व हमारे खिलाफ है। अगर भारत से दुश्मनी छोड़ दो, तो देखिए पाकिस्तान की मिलिट्री अनएम्प्लॉयड हो जाएगी, वहां की आर्मी अनएम्प्लॉयड हो जाएगी, वहां के आर्मी चीफ, ये जो भी वहां के चीफ है, उनकी स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको वो वैल्यू रहेगी नहीं। उनको कौन पूछेगा इतना ज्यादा? ठीक है, एक देश है, उनकी देश की आर्मी होती है, वो एक जस्ट एक वहां के हेड रहेंगे। अभी एक और मैं इसमें एस्पेक्ट बताता हूं मैम। अभी देखिए, जी जिम्मेदारी की बात जहां तक करते हैं, जी मुनीर साहब ने अमेरिका में जाके एक वक्तव्य दिया कि हम पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, और हम जाते जाते दुनिया के आधी जनता को ले जाएंगे, यानी हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले ही डूबेंगे। देखिए कौन न्यूक्लियर, हाँ, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री कौन ऐसा कहता है? क्या कभी अमेरिका ने ऐसा देखा? अमेरिका के पास है, चीन के पास है, दुनिया में कम से कम 8-10 देश ऐसे हैं जिनके, इवन इसराइल के पास है। क्या कभी उन्होंने धमकी दी न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन की? कभी नहीं दी। मुनीर साहब आके धमकी देते हैं। और ये ऐसा नहीं है मैम, देखिए आज भी पाकिस्तान जो यूज हो रहा है ना, तो इनको बहुत खुशी हो रही है कि हम अमेरिका के बहुत अच्छे गुड बुक्स में आ गए। मार्च से पहले तो आप डेली डेली आके टीवी में, यूट्यूब पे डेली कहते हैं कि देखिए इंडिया कितना पेट है, कितना कितना बिलव्ड बॉय है अमेरिका का, और हमको अमेरिका पूछता नहीं है। ये सारी सिचुएशन मार्च के बाद चेंज हुई है। उसके बाद इसमें जो कैटलिस्ट का काम किया है, ओप सिंदूर ने काम किया है। ओप सिंदूर के बाद आया इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट आया, उसके दौरान अमेरिका का बहुत प्यारा बन गया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान और सर यही जो बहुत गुडी गुडी बॉय जो बना है, उस पर भी तो एक बड़े सवाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैं नेक्स्ट टाइम में आपसे इस चीज को और विस्तार से जरूर समझूंगी। वेल, मेरे साथ में एक और खास मेहमान जो कनेक्टेड हैं, वो भी आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ मोनिका बी सूद कनेक्ट हो चुकी हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन हुसैन जावेद, मैं आपसे जरा इस चीज को समझना चाह रही हूँ। ये जो पूरा बयान है आपके लिहाज से, अब इसमें मौजूदा स्थिति में तो कुछ है नहीं, अब इसमें भारत की तो कोई ऐसी बात है नहीं। अगर मैं मौजूदा स्थिति के तौर पर भी बात करूं, या फिर उस समय की तत्कालीन व्यवस्थाओं की बात करूं, तो जॉर्ज बुश की तरफ से ये बातें कहना, पुतिन के साथ में उनका ये पूरा संबंध और ये पूरी चर्चा होना, इसको आप कैसे देखते हैं? नैना जी, आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और हमारे गेस्ट को भी सलाम।
देखिए बात ये कि ऑब्वियसली आपने खुद ही कह दिया कि आज से 24 साल पहले का वाकया 16 जून 2001 का ऑब्वियसली डिक्लासिफाई अब हुआ है जाके। अब ये उस टाइम के हालात हैं, उस टाइम की सूरत हाल है जिसका आज के हिसाब से कोई तालमेल नहीं। और रही बात इनकी कि उसमें प्यूटन साहब का क्या बयान था या बुश का क्या बयान था हमारे न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 2001 में सिर्फ 3 साल हुए थे कि हम एक एटॉमिक ताकत बन चुके थे और हमने अपनी ताकत का मुजाहरा भी किया था। तो ऑब्वियसली उस टाइम जो इस तरह की आलमी ताकतें थी उनके दिमाग में इस तरह के खदशात थे। ये बात सही है, ठीक है, उन्होंने इजहार कर दिया। लेकिन अब ये भी देखे ना कि 16 जून 2001 आज मुझे तो ये 24 साल पहले नहीं, शायद 50 साल पहले की बात लगती है, क्योंकि इसी साल 9/11 हुआ। आपको पता है कि 9/11 2001 के अंदर हुआ और यही बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन भी कहने लगे थे। तो आपको पता है कि फिर उनकी बकायदा एक वॉर अगेंस्ट टेररिज्म स्टार्ट हुई और हम उनका सबसे जो था उसमें अहम इत्तेहादी बनकर सामने आए, क्योंकि उनको अफगानिस्तान के अंदर कुछ करना था। वो आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक डिबेट के लिए तो सही है, लेकिन आज के दौर में इसका कोई ऐसा तालमेल नहीं कि हम कहें कि आज भी हालात वैसे ही। और क्यों है? क्योंकि देखिए आज हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, उस वक्त वहां पर मुशर्रफ साहब थे, वन मैन शो था, इसमें कोई शक नहीं है। आज हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, असेंबलियां काम कर रही हैं, लॉ मेकिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, अब उसमें आप लोगों का ये इतराज हो सकता है कि आपको लगता है कि CDF आपको हर जगह दिखाई देते हैं कि शायद उनके इशारों पे हो रहा है। तो कल भी मैं आपके शो पे था और आपने ये सवाल उठाया था कि फजल रहमान साहब जो है वो इस तरह खुल के तनकीद कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि माहौल तो आज भी ऐसा है कि ऐसी चीजों पे तनकीद होती है और खुल के होती है और उनके खिलाफ कुछ किया भी नहीं जाता है। तो मैं समझता हूँ कि चीजें जो है काफी हद तक चेंज हो चुकी है। डिबेट के लिए अच्छा विषय हो सकता है, लेकिन आपने कहा कि भाई लोकतंत्र आज के वक्त में लोकतंत्र है, लेकिन हुसैन जावेद आज के वक्त में भी किसे फ्रीडम है, डिसीजंस लेने की पावर किसके हाथ में है, ये आप भी बखूबी जानते हैं, मैं भी बखूबी जानती हूँ, पूरी दुनिया भी बखूबी जानती है। और आपने कहा राष्ट्रपति, तो वो आज के वक्त में सिर्फ एक तरह से कहा जा रहा है कि भाई वो गमला PM बन गए हैं, वो डमी PM के तौर पर एक तरह से नजर आते हैं। और इसीलिए मुझे उस पर तो नहीं जाना, लेकिन दूसरी बात, चूंकि कल भी ऐसी ही एक टिप्पणी यहाँ पर जरूर हुई थी और आज भी एक और ऐसी खबर आई कि यहाँ पर जिस तरह से आसिम मुनीर को एक सर्वा बना दिया, उनको CDF बनाया, उसको जिस तरह से बेहिसाब ताकत मिली है ना। मौलाना फजल रहमान की पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम फजल से जुड़े एक और मुफ्ती हैं, उनका भी ऐसा ही एक बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से एक व्यक्ति को कानूनी तौर से इतनी रूप में ताकत दे दी गई, वो तो जायज़ ही नहीं। उन्होंने तो इतनी ताकत को एक तरह से इस्लाम के अनुसार इस्लामी लिहाज से अवैध करार दिया, उसमें तो उन्होंने कहा ये तो हराम है और ये तो कतई होना भी नहीं चाहिए। तो ये मैं नहीं, ये आप ही के देश से आवाज़ उठने लगी, क्योंकि वो शायद बखूबी जानते हैं कि जब जब एक व्यक्ति के हाथ में ताकत आई तो उसके बाद में सिर्फ बेड़ा गर्क हुआ है। देखिए मैं तो उसमें वही बात करूंगा कि डिबेट तो हो रही है ना इस चीज पे, ठीक है। 27th अमेंडमेंट हो गई है, उसको पास कर दिया गया। उसके जब वो सामने आई तो आपने भी देखा है कि उसमें CDF जो है उस तरह से सामने आए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि उस पर डिबेट हो रही है, उसको बिल्कुल चुप करके हजम नहीं कर लिया गया। वही आप वाली बात है जो अभी से पहले कर्नल साहब भी कह रहे थे कि भाई जमहूरियत में तनकीद भी होती है और तनकीद भी हो रही है, खुल के हो रही है, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्या मसला है? मतलब आप ये मान रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं हुसैन जावेद कि जिस तरह से एक व्यक्ति को सर्वा या ताकत दे दी गई, तो वहां की आवाम में भी इस बात को लेकर नाराजगी है, सवाल भी पूछे जा रहे हैं। सरकार के पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से इस बारे में विरोध भी जताया जा रहा है। नाराजगी का लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि ऐसे हालात तो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन ये बात ठीक है कि जो चीज है जिस पे डिबेट होनी चाहिए और उसमें भी मजीद कुछ चेंज होनी चाहिए अगले कानून साजी के लिए, तो उसमें हर्ज को नहीं, सबकी बात सुननी चाहिए और सबकी बात सुनी जा रही। ठीक है, ठीक है। वेल, मेरे साथ में अली असगर भट्टी भी पत्रकार पाकिस्तान से कनेक्ट हो चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मैं मोनिका का रुख करना चाह रही हूँ। मोनिका बीसूद, जरा मुझे एक बात समझाइए। 2001 का ये एक तरह से इस पूरे ये कहा जाए कि बयान का एक हिस्सा है, ट्रांसक्रिप्ट उसकी सामने आना, और उसमें बेसिकली परमाणु सपोर्ट की बात होना और ये कहना कि सैन्यकरण एक तरह से पाकिस्तान का है। 2001 और 2025 में हालात बहुत ज्यादा जुदा नहीं हैं, ये भी इस दौरान कई रिपोर्ट्स में कहा गया। मैं जरा चाहूंगी कि आखिर जॉर्ज बुश और पुतिन ने ऐसा क्यों कहा, वो जरा समझाने की कोशिश कीजिए, उनके इस बयान के मायने क्या रखे हैं। देखिए मैम,
आलम ऐसा था कि जो ये पीरियड था ये पोस्ट 9/11 का पीरियड था, ठीक है ना। एक वर्ल्ड ऑर्डर बन गया था जब टेररिज्म और न्यूक्लियर अटैक हुआ था, प्रोलिफरेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक सेंटर बन गया था, क्योंकि उस टाइम 9/11 के अटैक के बाद तो उस समय यूएस और रशिया ने मिलकर तालिबान और अल कायदा के खिलाफ कोऑपरेशन की थी। लेकिन फिर भी ट्रस्ट इश्यूज और स्ट्रैटेजिक अपनी जो स्ट्रैटेजिक टेंशन्स थी वो तो इनमें फिर भी थी। पर ऐसा नहीं है कि मतलब कि उस समय उनको खौफ नहीं था कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, खौफ तो उनको था, पर ओपनली बोलना थोड़ा मुश्किल था। 2001 में बुश ने पुतिन को एज अ गुड पार्टनर भी बताया और दोनों ने अफगानिस्तान में भी कोऑपरेट करके काम किया। पर अगर हम बात करें आर्म्स कंट्रोल की या नेटो एक्सपेंशन की या हम बोलें रीजनल पावर्स की या न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की, उसमें इन दोनों देशों की सोच बड़ी डिफरेंट थी। अगर हम बात करें 2001 और 2025 की, तो देखिए हालात तो सेम हैं, पर जो एनालिटिक्स हैं वो थोड़े चेंज हो गए हैं। अब अगर हम बात करें आज के पाकिस्तान की, तो जैसे अभी सर ने बताया कि मार्च से पहले तो इंडिया वाज इन द गुड बुक्स और अब पाकिस्तान इज इन द गुड बुक्स। तो मतलब देखिए यूएस एक ऐसा कंट्री है जो कि जिसको पता है कि उसने कहाँ किसकी साइड लेके किसको यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है। अगर हम लोग उनका फेवर कर देते कि हाँ जी इन्होंने हमारा पीस करवाया है पाकिस्तान ओपी सिंदूर के समय पे, तो यहाँ मतलब हमारे पे टैरिफ ना लगते, जब हमने टैरिफ लेने से भी मना कर दिया, हमने उसका भी मतलब निकाल लिया हल, तो तब ट्रंप को और भी ज़रा तकलीफ हो गई। तो मतलब ये सब ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो मैटर करती हैं, क्योंकि देखिए कभी भी आज तक किसी और कंट्री ने आके, चाहे वो कितनी मर्जी न्यूक्लियर पावर्ड हैं, उन्होंने ये कभी ये नहीं बोला कि हम कुछ न्यूक्लियर मतलब ऐसा कुछ करेंगे या कुछ न्यूक्लियर अटैक करेंगे, जो कि बार बार पाकिस्तान से सुनने को आया। अभी जैसे बात चल रही थी सीडीएफ मुनीर की, तो सीडीएफ जो मुनीर बने वो तो एक बने ही है अपने आप को, पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें उनको अपने हाथ में रखनी थी, इम्यूनिटी उनको मिली, वो उन्होंने अपने लिए सब काम किया ताकि पाकिस्तान में उनकी हुकूमत बनी रहे। अब ये लोग बोलते हैं कि आप सीधा घूम फिर के उनके ऊपर की उंगली उठा देते हैं, हम समझते हैं कि ये लोग भी उनके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं पाएंगे, इनको पता है कि हालांकि ये एक अच्छी बात है, जैसे हुसैन जावेद जी ने इस बात को कहा, भले ही नपे तुले शब्दों में कहा, लेकिन वो भी इस बात को जिस रूप में एक अंदेशा दे रहे हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि इस बारे में विचार चर्चा चल रही है, और चर्चा तभी होती है जब संशय होता है या फिर जब विरोध होता है। तो जैसे कि हम बात करें 16 जून 2001 में जब मीटिंग हुई थी बुश की और पुतिन की, तो उस समय पाकिस्तान में उसी समय बोल दिया गया था कि ये एक पाकिस्तान मिलिट्री हुंता है। तो जब ये वर्ड यूज किया गया मिलिट्री हुंता पुतिन के द्वारा, तो इसका मतलब इन दोनों में एक डर तो था, एक दोनों में एक था कि पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है, और इसका असर ज्यादातर मतलब नॉर्थ कोरिया पे भी पड़ रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी इनसे अफेक्टेड है और मतलब इनके साथ मिलकर कुछ भी कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं, और वेस्ट इनको क्रिटिसाइज करता नहीं, क्योंकि इनका नेटवर्क इतना ज्यादा हर यूरोपियन देश में बन चुका है कि वेस्ट इनको क्रिटिसाइज करता ही नहीं है। अगर हम देखें तो इस समय यूरोप में, यूके में या यूएस में कितने ऐसे पाकिस्तानी लोग हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि सारे पाकिस्तानी जो हैं वो आईएसआई को बिलोंग करते हैं, पर देखिए अगर हमारे भारत देश में ऐसे स्लीपर सेल्स मिल सकते हैं जैसे अभी नहीं, तो दुनिया के अलग अलग इलाकों में भी मोनिका जी ऐसा ही है ना, क्योंकि अभी देखिए ना, अभी यूएस की तरफ से आज ही हमने देखा नाइजीरिया पर एक्शन होता है, लीबिया में, ईरान पर एक बड़े इस तरह के मॉड्यूल्स, चाहे बात वो आईएसआईएस के हो या फिर तमाम ऐसे टेररिस्ट मॉड्यूल्स जो हैं वो मिलते ही हैं। मैं अली असगर भट्टी का एक बार जल्दी से रुक करना चाह रही हूँ। अली असगर भट्टी, एक महत्वपूर्ण बात ये कि जिस तरह से 2001 की इस बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट सामने आया अमेरिकी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बीच की चर्चा का, यही बात तो भारत काफी अरसों से, लंबे वक्त से कहता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि एक तरह से कहा जाए कि उनका ये एक बयान जरूर करता है कि पाकिस्तान के पास में जो परमाणु ताकत या परमाणु ऊर्जा है वो क्षेत्रीय लिहाज से वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि मंशा सबसे महत्वपूर्ण मंशा होती है, और उसी बात की ओर उनकी तरफ से इशारा किया गया था। अच्छा, एक तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 2001 की बात है, ठीक है ना, तो गालबन आपने उसकी रिपोर्ट का हवाला दिया जो उनके भी इनके
यानी कि वीडियो वगैरह या जो उसकी जो स्क्रिप्ट है वो लीक हुआ। ये अमेरिका 24 की से 25 नेशनल साल सिक्योरिटी बाद ये क्या आर्काइव से आया है सर, नेशनल सिक्योरिटी से आया है ये। सिक्योरिटी से आया, तो कहाँ से आया, किस मौके पे आया, क्यों आया? थोड़े से सवाल तो ये भी जन्म लेते हैं ना कि ये किस मौके पे आया। दूसरी तरफ ये भी देखना होता है कि यहाँ पर पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो है अमन की तरफ है। पाकिस्तान ने हमेशा ही, यानी कि आपको देखा होगा कि जब भी आपने बात की है, इंडिया ने जब भी बात करती है, अमेरिका की आपने मंशा देखा पर होगा सवाल खड़े प्रोग्राम हो रहे हैं आपका क्या? आप कह रहे हैं कि किस समय पर आया है, अब आपको क्या अमेरिका की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं? क्योंकि ये जारी करने वाला तो अमेरिका सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनकी सिक्योरिटी आर्काइव है। अब आप मुझे थोड़ा सा मौका देंगी? आप ये तो बात नहीं ना होगी जब आप बंदा अगला वाला बात कर रहा हो तो उसका आपका ना मौका भी नहीं मैं देंगे सुनने के लिए, ठीक है आपने बात कही, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, इसको भी शामिल करके करिए। जी। तो देखिए, नहीं, अगर अमेरिका को देख के नहीं, अलग किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन देखें आपके पास एटमी प्रोग्राम नहीं है, हमारे पास नहीं है। सबसे पहले हमारे पास ये आया था 98 में आया था, 28 मई थी गालबन, आपको भी याद होना चाहिए। उसके बाद इंडिया को भी याद आया कि हमने भी यानी कि सुपर पावर बनना है, एटमी प्रोग्राम में यानी कि करनी है, धमाके वगैरह करने हैं। उससे पहले तक आपने नहीं किए थे। पाकिस्तान ने सबसे पहले एटमी प्रोग्राम के धमाके किए थे और दुनिया को बताया था कि हम एटमी प्रोग्राम हमारे पास है, उसके बाद आपने किए थे। और थोड़ी सी बात सुनने, सुरक्षा के लिए हमने अपने आप को मजबूत किया। सुनिए, और इसको हम जिस रूप में महिमा मंडित नहीं करते हैं। मेरी बात तो सुन नहीं रहे, तो फिर आप इसके मुझे बात तो मुझे करने दो। उसके बाद जब आपका मौका आएगा अपना प्रोग्राम आपने अपने करना है, हमने नहीं करना। 28 के बाद परीक्षण किए थे तो सर हमने परीक्षण इसलिए किए थे कि अगर आपके पास घर में कोई गाड़ी खड़ी है और आप इसको चला के नहीं देखते तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो गाड़ी 2-4 महीने से पड़ी है, 1 साल से पड़ी है, वो चलती है कि नहीं चलती, कि उसकी बैटरी डाउन हो गई है। तो हमने इसलिए अपने परमाणु परीक्षण किए थे, सिर्फ देखने के लिए, ताकि मैंने तो सिर्फ यही कहा कि सबसे पहले किए किसने है, सबसे पहले ऐलान किसने किया है। अगर आपके पास पड़े हुए थे पाकिस्तान के बाद, आपको क्यों याद आया? पाकिस्तान के बाद हमें क्यों याद आया? क्यों हम लोगों में क्या इतना नहीं गट्स नहीं है कि हम लोग अपने परीक्षण कर पाए? मैं वही तो कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान ने अपना किया ना। पाकिस्तान से हमेशा आपको डर लगा रहा है। आपका जो सिंपल सा मेरा सवाल है कि आप देखिए, मैं आराम से बोल रही हूँ, अगर हम मंगल मिशन करते हैं, हम चंद्रयान करते हैं, या हम कोई भी मिशन करते हैं, हम अपने परमाणु परीक्षण करते हैं, क्या भारत को इस चीज की छूट नहीं है? अगर पूरी दुनिया में कोई भी देश परीक्षण कर सकता है तो क्या भारत नहीं कर सकता? और क्यों नहीं कर सकता? हम सक्षम है इस चीज में करने के लिए ना। इसमें बजट कितना है? और पाकिस्तान का बजट हमारा तो आटे में जीरे के बराबर है, हम फिर भी आपका मुकाबला कर रहे होते हैं। आपका बजट कितना है और आपकी फोर्सेस कितनी है? ये बताएं कि आपको हमेशा ख्वाबों में आसमानी क्यों नजर आता है? ये भी थोड़ा सा ये देखें ना कि जब से हमने जंग आपको मंशा की बात होती है, इट्स ऑल अबाउट इंटेंशंस, इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। संजीव मलिक जी भी वही कह रहे थे। संजीव मलिक जी भी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? वेल, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा जी, भट्टी जी और संजीव जी। जी देखिए आदिल भाई, बजट है जी थोड़ा सा मेरा सुन लें, फिर उसके बाद आपको पूरा मौका, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा। कि मैंने ये कहा कि आपका जो बजट कितना है, आपकी फोर्स कितनी है, और पाकिस्तान का बजट हमारा आटे में जीरे के बराबर भी नहीं। जी संजीव जी नैना जी, देखिए जो अली भाई बोल रहे थे, देखिए लेकिन नेटवर्क अटक गया। हाँ, चलो मैं इस बात को उनकी बात से उठा लेता हूँ जी। देखिए, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से डर के, पाकिस्तान को उससे एक तरह से वो करके आप अपने ऐसा नहीं है। देखिए 90 CTBT का दौर चल रहा था, न्यूक्लियर प्रोफेशन ट्रेटी का दौर चल रहा था। हमको अपने, और भारत का एक रिकॉर्ड रहा है, भारत ने कभी भी कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया हमारे किसी पॉलिटिशियन की तरफ से, हमारे किसी मिलिट्री मैन की तरफ से, कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं आप पाएंगे कि जो इंटरनेशनल बिरादरी या गैर जिम्मेदाराना बात कही जाए। ये भारत की एक तरह से कमिटमेंट भी दर्शाता है, भारत की रिलायबिलिटी भी दर्शाता है। नैना जी, आपका पास्ट, आपकी पास्ट की हरकतें, पास्ट के वक्तव्य, आपके नेताओं के द्वारा कही गई बातें, ये डिजिटल जमाना है, यहाँ अमर हो जाती है, वो कभी भी निकाल के दोबारा सुनाई जा सकती है। देखिए, आप जो पास्ट होता है ना, वो आपके प्रेजेंट को तय करता है। आपके पास्ट की बातें, आपके पास्ट के लिए अपने देश में एक्शन, वो आज आपकी रिलायबिलिटी पे को तय करते हैं या सवाल उठाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अभी बता रहा हूं, मैंने अपने पहले सेंटेंस में एक बार कहा था जब मैं बात कर रहा था, मुनीर साहब का ये सेंटेंस ना, मुनीर साहब की ये बातें
कि हमारे पास न्यूक्स है, हम 50% दुनिया को तो ले डूबेंगे। ये इतिहास में दर्ज हो गया। जब जब गैर जिम्मेदाराना बातें आएंगी ना, इस वक्तव्य को बार बार निकाला जाएगा और बार बार पाकिस्तान को याद दिला जाएगा कि आप एक गैर जिम्मेदाराना नेशन है एज फार एज न्यूक्स आर कंसर्न। न्यूक्स किसके पास नहीं है? और न्यूक्स का देखिए, न्यूक्स आर नॉट टू बी यूज, को कभी यूज नहीं होंगे। ये सिर्फ एक बैलेंसिंग एक्ट का एक जरिया है। और आप एनर्जी के हिसाब से आप इस्तेमाल करना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, आप करिए, आपका देश है। अली असगर हमने भट्टी 11 जी, और 13 आप मई बजट की बात कर रहे 1992 थे, को मुझे हमने- लग रहा है 2G 4G में बजट शायद अभी बढ़ा नहीं, इस वजह से बार बार क्रैक हो रहा है। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी अब आवाज आ रही है, पहले अच्छा, प्रॉब्लम कोई आ नहीं, रही मैं एक बात और यहाँ पर, चूंकि यहाँ पे जो संजीव जी बात कह रहे हैं वो पूरी बात करें, लेकिन उसमें सर एक और बड़ा दिलचस्प बात हो जाती है संजीव जी और अली जी और किस तरह से हुसैन जावेद जी, आतंकवाद और न्यूक्लियर का कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो बड़ा डेडली होता है। और इसीलिए जिस बात को लेकर आप अली असगर भट्टी बात कह रहे थे कि पाकिस्तान के बाद जो बात करने की बात थी, बात इट्स ऑल अबाउट इंटेंशंस। जब पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर ताकत की बात करता है तो वो तबाही की बात करता है, और जब वो भी अगर जहां पर हर चीज आतंकवाद से पूरी तरह से प्रेरित हो, इसीलिए सभी को उनके इंटेंशन से ज्यादा डर लगता है। अगर अपने एक डिफेंस की बात होती तो बात अलग होती, लेकिन जहां पर सिर्फ ऑफेंस की बात होती है तो अपने आप में बहुत ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन है। सर मैं गलत हूं तो संजीव जी? बात को मैं आगे ले जाना इस तरह से चाहूंगा, देखिए आप अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पैदा कीजिए, एनर्जी के सोर्स बनाइए, और नए नए आपके जो चाहे बिजली घर हो या इवन एटॉमिक एनर्जी हो, आप उसको यूज कीजिए। कहाँ कीजिए? अपने लोगों को बिजली देने के लिए, अपने किसानों को ट्यूबवेल्स पे बिजली देने के लिए, अपने सिस्टम को रन करने के लिए, रेलवे के लिए, मतलब हर सिस्टम, देश के हर हर सेक्टर को एनर्जी की जरूरत होती है। पाकिस्तान ने देखिए क्या किया, पाकिस्तान ने किया हमारे काउंटर बैलेंस करने के लिए 28 मई 1998 को, और वो कराया अमेरिका ने मैम। देखिए कोई चाइना वाइना का उसमें रोल नहीं, बहुत कम नजर आता है, ठीक है वो चल रही होगी। दूसरा, अब मैं अभी आपको कह रहा था ना कि आपके एक्शंस आपके फ्यूचर की रिलायबिलिटी तय करते हैं। आपने, आपके जो फादर ऑफ द न्यूक्लियर वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान थे, आपने क्या किया? उन्होंने पूरी दुनिया में एक तरह से मार्केटिंग की इसकी। लीबिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया सबको बेचना चाहा यूरेनियम, और उनको कहा कि हम आपको इसकी मशीनें भी देंगे और आपको इसके एनरिच करने का सोर्स भी बताएंगे। वो बात अलग है कि वो बात ज्यादा चली नहीं, प्रेशर बहुत आया, अमेरिका ने बैक ट्रैक करने के लिए वापस किया, और अल्टीमेटली बहुत आसान था उस टाइम की गवर्नमेंट के लिए, अब्दुल कादिर खान को जेल में डाल दिया। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, अब ये पाकिस्तान के देखिए, ऐसे कोई भी न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, न्यूक्लियर पावर को लेकर पाकिस्तान का ऐसा रिकॉर्ड है ही नहीं कि वो उस पर पूरा विश्व एक तरह से रिलायबल हो। कारण ये एक चीज और बताता हूं मैम, देखिए पूरी दुनिया, रशिया भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, जो बड़े कंट्री वो जानते हैं कि पाकिस्तान के हाथों में जो न्यूक्स हैं वो बहुत सेफ रहने चाहिए। और वो न्यूक्स एक, और मेरा अपना मानना है कि वो फ्री हैंड नहीं है उन पर पाकिस्तान का चलाने के लिए, कभी भी हो, चाहे वो पाव पाव बम के स्टेटमेंट हो या फिर ये कह कि हम इंडिया को तबाह कर देंगे। हम कभी तबाह नहीं करेंगे। हम अपना, हमारा पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, और हम उसको तब यूज करेंगे जब हमारे पास ऐसी हो जाएगी, हमारे अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा। तो ये एक जिम्मेदाराना वक्तव्य है। हमने जब 98 में किया था, जब हमारे पास सैंक्शंस आए थे अमेरिका से, और याद कीजिए मैम, हमारे पास छोटी बड़ी कंपनी को मिलाकर हजारों कंपनी पर सैंक्शन लगे थे। हमने उसको भी ओवरकम किया, क्योंकि एक खुद मुख्तारी का एक तकाजा होता है कि आप अपने पैरों पे खड़े करिए, दुनिया को फेस कीजिए। लेकिन सर यहाँ पर भी ना मुझे लगता है कि पश्चिमी देशों का भी बड़ा एक डबल स्टैंडर्ड है, उसको लेकर भी मैं समझूंगी कि पश्चिमी देशों का भी ये जब क्रिटिसिज्म की बात होती है तो वहां पर भी डबल स्टैंडर्ड बड़ा, और उसको लेकर एक सिलेक्टिव अप्रोच यहाँ पर नजर आती है। लेकिन हुसैन जावेद, चूंकि आपने यहाँ पर इसके पहले लोकतंत्र की बात कही थी, लेकिन आप, हम, इवन यूएन जैसा मंच, वो खुद इस बात को लेकर बड़ी चिंता जाहिर कर चुका है। खासतौर से अगर परमाणु रिमोट की बात की जाए तो ये वो भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो सिविल गवर्नमेंट के हाथों में नहीं है, वो यहाँ पर सैन्य क्षमता के हाथों में है, और खासतौर से एक व्यक्ति के हाथों में है। ठीक है, एक व्यक्ति भी छोड़िए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वहां पर भी अगर लीडरशिप पर अगर सवाल खड़े होते हैं, और 2001 से लेकर अगर पुतिन की तरफ से ये बात कही जाती है, तो क्या उसमें भी आपको साजिश नजर आती है? क्योंकि रशिया को आखिर किस रूप में उनकी तरफ से चिंता जाहिर की गई? उन्होंने कहा कि लोकतंत्र दूर दूर तक नहीं है, सिर्फ सैन्यीकरण है इस देश में, और यही सबसे बड़ा घातक है। नैना जी, मुझे थोड़ा सा वक्त जरूर दें, क्योंकि आपका सवाल काफी लोडेड क्वेश्चन है, तो
मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। जी। पहली बात तो ये कि देखिए, ये इस बात से तो मैं इस बात का हिमायती हूँ कि जो आपके न्यूक्लियर हथियार होते हैं ना, ये चलाने के लिए नहीं होते हैं। ये आपका एक सिंबल होता है कि आपकी कंट्री अब एक सेफ हैंड्स में है और यहाँ इसको कोई एक रोटी का नवाला समझ के खा नहीं सकता है। तो इनकी हैसियत यही होती है कि अब आप इनविंसिबल हो चुके हैं और उसको ऐसे ही लेना चाहिए। और सबसे अहम बात कि मैं उसमें यही कहूंगा कि अभी कर्नल साहब ने यह हवाला दिया हमारे सीडीएफ की स्पीच का, जो उन्होंने कहा था कि अगर हमें पाकिस्तान को खतरा होता है तो हम अपना जोहरी हथियार चला सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये एक तरह का थ्रेट परसेप्शन होता है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं हथियार चला ही दूंगा, इसका मतलब वही होता है कि हमारा दिफा इनविंसिबल है और कोई हमारी तरफ मैली आंख से देखे मत। इससे ज्यादा इसका कोई और इंटेंशन था नहीं। इसके अलावा एक और बात ये कि देखिए, आपने मतलब मैं यहाँ पे आपने प्यूटन जी का हवाला दिया, तो मैं ये कहूंगा कि व्लादिमीर प्यूटन 99 से रूस में इक्तदार संभालते चले आ रहे हैं। कभी वो सदर बने, फिर वो पीएम बने, अब दोबारा वो सदर भी हैं। तो उनके साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, खासकर 9/11 के बाद वो बहुत अच्छे रहे हैं। और अभी भी हमारे और उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफेंस पैक्ट्स भी हो रहे हैं, ऑयल और गैस को लेके बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं। और खासकर एससीओ वो वाला फोरम साबित हुआ है जहां पाक, रूस और चाइना आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज भी आए हैं। तो मैं समझता हूँ रूस का कभी कोई इंटेंशन रहा नहीं, मासवा 1971 के जब उसने खुल के इंडिया का साथ दिया था और आपके साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी, उसके अलावा रूस कभी हमारे खिलाफ इस तरह रहा नहीं। अब तो ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे हैं और रूस से हमें किसी किस्म का खतरा नहीं है, बल्कि आपस में कोऑपरेशन के बहुत ज्यादा इस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी है। एक और बात देखिए, आप अक्सर यहाँ पे बात होती है लोकतंत्र की, जमहूरियत की, सही बात है, लेकिन बात ये भी है कि इस तरह के जो सियासी निजाम होते हैं ना, उनकी भी एक खास एज होती है, उसके बाद एक नया सिस्टम इस तरह से जन्म लेता है। अब आप देख लें कि अगर सिर्फ सिस्टम ही सिस्टम जन्म लेता रहेगा, कभी तो कोई मैच्योर होगा, या फिर हमेशा कभी तो वो बड़ा होगा, कभी तो बालिग होगा, या फिर सिस्टम हमेशा हर कुछ दिनों में एक नया सिस्टम जन्म ले लेता है। लोकतंत्र की अगर आप बात करते हैं तो लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है ये कि 78 साल होने को आए लेकिन अभी भी एक कार्यकाल, एक प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। रिपीट करना तो बहुत दूर की बात है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं जरा एक डिफरेंट बात करूं। मैं कह रहा हूं जो लोकतंत्र का सिस्टम है जमहूरियत का, जो इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, यूके में भी है, ठीक है, रूस में नहीं है, चाइना में नहीं है। अब इसकी उम्र करीब करीब पूरी हो चुकी है इंटरनेशनल लेवल पे। शायद आपने वो इंटरनेशनल सर्वेस नहीं देखे जो 2025 में आए हैं कि यूके के अवाम से, अमेरिका के अवाम से, फ्रांस के अवाम से पूछा गया कि जो डेमोक्रेसी आपके यहाँ इस तरह लागू है, क्या आप उससे मुतमईन है? तो उनके अवाम ने 50% से ज्यादा अवाम ने कहा कि हम इससे मुतमईन नहीं है, क्योंकि अवाम के काम नहीं हो रहे हैं। तो आज लोगों को सिस्टम वो चाहिए जो उनको एक वेलफेयर स्टेट की सहूलियत दे। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या आप अपने मौजूदा जो सिस्टम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, उससे आप मुतमईन हैं? आप उससे संतुष्ट हैं क्या? देखिए, मैं तो अपने सिस्टम से मुतमईन, बी ऑनेस्ट 50% में हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये बेस्ट सिस्टम है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इसमें सर्विस जो है वो आवाम तक उस हद तक ज्यादा पहुंच नहीं रही जितनी पहुंचनी चाहिए। मैं इसका ऑनेस्टली एतराफ करता हूं। तो इसमें वजह क्या मानते हैं हुसैन जावेद? वजह क्या मानते हैं? मैं बिकॉज डेमोक्रेसी में फैसला लेने में टाइम लगता है, बहुत से काम अटक जाते हैं, सियासी जुमातों को अपनी प्रायोरिटी भी इस तरह देखनी होती है, उस तरह से फास्ट ट्रैक ऑपरेशन हो नहीं सकता है। आपके सामने चाइना की मिसाल है, उससे बढ़ के मिसाल दुनिया में क्या है? आप ये जानना चाह रही हूँ, मुझे अच्छा लगा कि आपने कम से कम बहुत ऑनेस्ट वे में जवाब दिया, लेकिन मुझे एक और बात बताइए, क्योंकि आपने अगर डिसीजन या इन सारी चीजों को लेकर बात की, इसमें सैन्यीकरण एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आप ये मानते हैं पाकिस्तान के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासतौर से जो सैन्यीकरण, मतलब हम देखते हैं कि जो सेना की एक बड़ी भूमिका नजर आती है, वो एक बड़ा बैरियर नजर आता है इस रूप में, और एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, मैं एक बात से मैंने कभी इनकार नहीं किया, और हर मुल्क को, अब जो हर फर्द है ना, उसको अपने मुल्क की हिस्ट्री को समझना चाहिए। आपके मुल्क में नेहरू जी 1964 तक जिंदा रह गए, वो एक सिस्टम बना के दे गए आपको, ये ठीक है, उसमें भी बाद में चेंजेस आए, इट्स ओके। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो फौज का एक रोल 1950 की दहाई से रहा है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। हमारी फौज का एक यहाँ पे डिफरेंट एटीट्यूड रहा है जो कि इंडियन आर्मी का नहीं रहा है। तो ये बातें हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन हमने मिलिट्री टेक ओवर से सबक भी सीखा है। यही वजह कि आज आपको मार्शल लॉ
कम से कम पाकिस्तान में दिखाई नहीं देता है, तो कुछ सबक भी लिया गया है। ये बात भी आपकी सही है, देखिए ये बात भी आपकी सही है कि लेकिन क्या हमारे यहाँ सबक लिया? अच्छा मुझे एक बात बताइए, मौजूदा स्थिति में 2001 का यही, क्योंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही थी, 2001 का जब ये पूरी वार्ता का ये जिक्र आया, 2001 से लेकर अभी तक क्या स्थिति बदली? आपने कहा कि आपने उस मार्शल लॉ या उन सारी परिस्थितियों से सबक लिया। आज के वक्त में भी सरकार से ज्यादा मजबूत आपकी सेना के अधिकारी के पास में है, क्या आप इसे मानते हैं, हाँ या ना? देखिए मैं इसको इस लिहाज से नहीं मानता, उसकी वजह भी आपको बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुई है वो आप लोगों ने स्टडी किया, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या उसमें आपको सीडीएफ के रोल में या फील्ड मार्शल के रोल में या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रोल में जो एक ही फर्द के पास है, कोई ऐसी पावर दिखी है जिससे वो सियासी जुमात को या जो हमारी हुकूमत है जो कि इस्लामाबाद है उसको बैक फुट पे लेके जा सकते हैं? आज भी ये तीनों ओहदे रखने वाला शख्स जो है वो पीएम के अंडर आता है, वो ये, और ये बात आपके सामने, पीएम ने उनको अपॉइंट किया है। 2030 तक वो अपनी सीट पर है। जी आप अभी तक कितनी अच्छी सेंसिबल और चीजों को बात कर रहे थे, उसके बाद में आपने उसको कवर अप करने के चक्कर में थोड़ी सी यहाँ पर चीज गलत बता दी। अगर ऐसा है तो यहाँ अंदरूनी तौर पर अब आपके मुफ्ती ताकी उस्मानी वो तो कह रहे हैं कि भाई जिस रूप में एक व्यक्ति को अगर इतनी ताकत दे दी जाती है वो तो हराम है। वो तो क्लियर कट कह रहे हैं कि जिस रूप में पाकिस्तान में हालात हैं, मैं यही सवाल जो है एक बार यहाँ पर पाकिस्तान से एक और जर्नलिस्ट भट्टी जी का रुख करते हुए पूछना चाह रही हूँ, आर्य असगर भट्टी। यहाँ पर मुफ्ती ताकी उस्मानी वो तो कह रहे हैं कि भाई जिस रूप में ताकतें दी जा रही वो तो हराम है और ये पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ाएगा, ये पीछे लेकर जाएगा। इसी तरह से फजलुर रहमान की तरफ से भी बात आई, उन्होंने कहा कि सेना का रोल देश को आगे ले जाने की जगह पीछे धकेल रहा है। भारत के साथ में रिश्ते, अफगानिस्तान के साथ में रिश्ते, और अगर आप काबुल पर हमला करते हैं और अगर उसकी जवाबी कार्रवाई की जाती है तो ऑपरेशन सिंदूर गलत कहां से? वो तो खुद ही सीडीएफ आसिम मुनीर के एक्शंस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं। नहीं, नाराजगी तो नहीं दिखा रहे। देखें कि यही तो मैं आपको बताया कि पाकिस्तान में जमहूरियत है और बोलने का हक भी दिया जाता है। जो गलत बात होती है वो हक सारे बंदे इजहार भी कर सकें। वो ऐसी बात नहीं है कि वहां पर नहीं बोलने का हक, जिसके जो दिल में आता है, चाहे वो बड़ा है या छोटा, वो पाकिस्तानी में बात कर सकता है, इजहार राय कर सकता है। लेकिन हर एक बंदे का अपना मौकफ भी होता है। लेकिन देखें कि हमारी 14 करोड़ 24 करोड़ आवाम है, वो जो खुलकर बोलते हैं उनको अडियाला जेल में बंद कर देते हैं, या फिर अडियाला जेल में उनकी बहनों से मिलने नहीं दिया जाता है, रिश्तेदारों को मिलने नहीं दिया जाता है, कि जमहूरियत के खिलाफ या सेना के खिलाफ कोई बात ना आ जाए। बहनें मिलती है, आपको मैंने बताया है कि उनकी बहनें परमानेंट मिलती हैं, सिर्फ 1 या 2 हफ्ते नहीं मिली, उससे पहले 2.5 हफ्ते तो 2.5 साल तो मुलाकातें होती रही हैं। उस पर तो कभी किसी ने नहीं, आपने इंडिया वालों ने कभी नहीं कहा कि यहाँ भी उनकी मुलाकातें होती हैं, उनकी जो सहूलतें दी जा रही हैं। इतना प्रदर्शन क्यों है? अगर ये सब कुछ इतना गुडी गुडी है, इतना सब कुछ मीठा मीठा है, तो क्यों जो बयान आते हैं वहां से उनके आवाम के, क्यों वहां की आवाम को पीछे धकेलने के लिए, प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के लिए पानी में केमिकल मिलाकर भगाया जाता है? अगर सब कुछ इतना गुडी गुडी है तो आप कैसे कह सकते कि पानी में अगर केमिकल मिलाया हो? अरे जनाब, तो उसकी मैं क्या नहीं कह रही हूँ, ये तो आपको पता है। पानी फेंका जरूर गया था, लेकिन उसकी सूरत हाल, उसके पीछे भी तो आप देखें कि उसकी सूरत हाल क्या थी, क्या वजूहत थी कि पानी क्यों फेंका गया। जब मुलाकात का टाइम 4 बजे तक है, उसके बाद इंतजामिया आपकी जितनी भी है वहां पर आपको मिन्नतें तरला कर रही है, आप 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, और आप देखें वहां से 50 से तो 60 लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं थे वहां पर। उनको जो ड्यूटी देने वाले लोग हैं वो तकरीबन 150-200 समझ गए, लेकिन वही बात है ना, ये इससे स्पष्ट हो जाता है ना। अगर आप कह रहे हैं कि एक तरफ भाई बोलने की आजादी है, तो बोलने की आजादी है, तो मुलाकात पे पाबंदियां क्यों हैं? और जो मुलाकात करने के बाद में अगर अपने वक्तव्य रख रहे हैं तो फिर उन पे पाबंदियां क्यों हैं? उससे पिछले हफ्ते उसकी बहन, ये बड़ा सिलेक्टिव अप्रोच हो जाता है। नहीं देखें, वहां पर मुलाकातें तो आ रही, रूटीन में हो रही, वो वकला भी कर रही हैं, उनकी बहनें भी कर रही हैं। कौन सी मुलाकात नहीं करके? लास्ट वीक में जो करके आई है उसमें उसकी बहन मुलाकात करके आई है, जिसने आपको यानी कि इंडिया में आपने अपने सब चैनल्स पे चलाया। ये जो सारी बातचीत है, अगर वो आसिम मुनीर के खिलाफ कुछ कह रहे हैं तो क्या सिर्फ उन पर, उनके आसिम मुनीर के खिलाफ बोलने पर पाबंदियां है क्या? नहीं, आसिम मुनीर पे तो कोई पाबंदी नहीं है, जिसका दिल करता है यहाँ वहां पर तो जमहूरियत है, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। अगर वो बोलती हैं, बताएं उनको कुछ कहा गया आसिम मुनीर के खिलाफ अगर बोलती हैं तो उनको अभी तक उस पर कोई पर्चा, कोई FIR, कोई ऐसी बात हुई है? वहां पर तो जमहूरियत इसी को तो कहते हैं ना। पाकिस्तान में जमहूरियत, हर एक को हक है, वो अपना राय इस्तेमाल कर सकता है। अब 24 करोड़ अवाम में से देखिए 2 बंदों ने अगर वो इजहार किया है आसिम मुनीर पे, पूरी दुनिया आसिम मुनीर को मान रही है, CDF को मान रही है, उसकी पढ़ते को मान रही है, एक इंडिया और एक भट्टी जी, लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प हो जाती है, अगर आप उन आवाम को अगर इस रूप में मानते हैं तो बलूचिस्तान की जनता पर क्यों आखिर इतनी बर्बरता की जाती है? KPK की जनता को अगर आप जमहूरियत मानते, या तो आप उसे अपनी जमहूरियत का हिस्सा नहीं मानते।
केपीके के मुख्यमंत्री तक को खदेड़ कर पीट दिया जाता है। सर, ये किस तरह की जमहूरियत है भट्टी जी? ये किस तरह की जमहूरियत है? बलूचिस्तान में विद्रोह है, आखिर क्यों बलूचिस्तान की जनता बार बार कहती है कि हमारे साथ में धोखा हो जाता है? क्या बदला है 2001 से अभी तक? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो अभी आप बलूचिस्तान की बात की है, उसके ताने बाने हुलतकारी कौन कर रहा है? वो इंडिया तो कर रहा है ना। वहां पर पैसा कितना लगाया है? यही वहां बात पर है। कुछ अनासरों को खरीदा 2001 जा रहा में है। भी पुतिन ने जो कहा वो भारत की जुबान थी। आपको हर जगह पे इंडिया का फोबिया नजर आ जाता है। बलूचिस्तान में कुछ हो तो इंडिया करवा रहा है। वेरी बैड। तो बलूचिस्तान में इंडिया नहीं खिला रहा। ये आपके ताने बाने नहीं मिले, जाफर एक्सप्रेस के नहीं मिले। और इसके बाद दहशतगर्दी के कितने प्रूफ हम पाकिस्तान आपको देगा? इसके बाद देखिए बजरिया आपने अफगानिस्तान में जो आपने दहशतगर्दी करवाई है उसके प्रूफ हमने दिए हैं वहां पर। उसके बारे में भी आपको तो बताते हैं ना, प्रूफ के साथ बात कर रहे होते हैं कि जाफर एक्सप्रेस बताया। उसके बाद आपके ये देख लें कि दहशतगर्दी की लपेट में जो पाकिस्तान है, तो जब भी जिसके भी ताने माने मिलते हैं वो इंडिया से मिलते हैं। इवन कि हमने तो आपके दहशतगर्द वहां से पकड़े भी हैं। अरे सबूत तो दे देते अली असगर भट्टी। सिर्फ शब्दों में भारत ने तो इतनी बार आईएसआई की मौजूदगी बताई, भारत ने इतनी बार मौलाना मसूद अजहर की मौजूदगी बताई, हाफिज सईद की मौजूदगी बताई। जब जिस तरह से आपके अगर उसामा बिन लादेन पकड़ा गया तो उस तक को नहीं माना। आप जरा सबूत दे दे। आपने हर बार रॉ का जिक्र किया लेकिन आपने एक कोई कनेक्शन नहीं बताया। मोनिका बिसु जी, ये इसी रूप में स्पष्ट हो जाता है। जमहूरियत की बात होती है, 2001 से अभी तक क्या बदला है? मुझे जरा लगता है भट्टी जी को बताने की जरूरत है। क्या बलूचिस्तान की जनता को वो अपना हिस्सा नहीं मानते? केपीके की आवाज को पूरा अनसुना करना चाहते? यही जमहूरियत है क्या? यही जमहूरियत है इनकी। ये लोग तो ये सुनना नहीं चाहते, तभी तो बलूचिस्तान के इतना खिलाफ है और सारा पूरा इल्जाम ये इंडिया के ऊपर थोप देते हैं हमेशा कि इंडिया करवा रहा है। तो इसमें इंडिया करवा क्या रहा है? हम तो बिल्कुल बाहर बैठे हैं। आपका तो वो बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर कंट्री। आपने जो आपने हालत की है बलूचिस्तान की, बार 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 उनको धोखा दिया है, तो आप करा रहे हैं कि हम करा रहे हैं? अगर आप चाहते हैं तो उनसे पाकिस्तान की आराम आवाम से है, अमन वहाँ कायम, पर क्या धोखा नहीं, दिया सुनिए है? सुनिए अपने पटेल जी, मुल्क सुनिए, में रह रहे हैं, आराम अपने से सूबे अमन में रह रहे कायम हैं, कर खुशहाल सकते रह हैं। रहे हैं। मैं कुछ यहाँ बोलना चाहूंगी आपको। मैं थोड़ा सा समय लूंगी और ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, ये इनकी जो सिचुएशन है ये 1948 से चलती आ रही है। जब पार्टीशन के बाद इन लोगों ने पहली बार 1948 में इंडिया के ऊपर अटैक किया था, ठीक है। इन्होंने पेशकश की कश्मीर की, इन्होंने अटैक कर दिया। उस समय जो हमारी जितनी भी आर्मी थी उसने इनका, जो ब्रिटिश आर्मी और इंडियन आर्मी मिक्स थी, उन्होंने इनका मतलब पूरा सामना किया और इनको भगाया। दूसरी बात इसलिए तब इसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो है उसको वो बोलते हैं। अब सुनिए बात, उसके बाद ये बोलते हैं कि हमारी तरफ से सब कुछ होता है। अगर आप मुझे बात बताइए कि मैं अगर CDF मुनीर की बात करूं, आप बोलते हैं कि आपके देश में डेमोक्रेसी है, ठीक है। अगर आपके देश में डेमोक्रेसी है तो क्या आपने CDF मुनीर को इम्यूनिटी देने के लिए और जिस तख्ते पर आपने उनको चढ़ा के बैठा दिया है उसके लिए क्या अपने अवाम की वोटिंग ली थी? क्या ली थी वोटिंग आपने? क्या डेमोक्रेसी है आपकी? आप बोलते हैं कि मुनीर जी, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात देखिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए फिर आप बोलिएगा, ठीक है। अब जो मुनीर जी हैं, आप बोलते हैं कि वो PM के नीचे हैं। अब हम सबको पता है, पूरी दुनिया को ये चीज़ पता है कि अगर चाहे CDF मुनीर तो 2 मिनट में वो शरीफ जी का तख्ता पलट के खुद वहाँ बैठ सकते हैं। पर इस समय वो कुछ नहीं ऐसा कर रहे क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो एक मिलिट्री के अफसर हैं और मिलिट्री के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जितना भी आपका टैक्स पेयर का पैसा है प्लस जो भी आप लोन्स लेते हैं IMF से, सबसे उसका 60 से 70% ISI को जाता है। अब जो ISI है या अलकायदा है, जितने भी ऐसे टेरर ग्रुप हैं, वो किसके साथ मिले हुए हैं? वो मिले तो आपके मिलिट्री के साथ हुए हैं। और जो आपके मिलिट्री के जो सबसे बड़े CDF मुनीर हैं, वो इतने मतलब ऐसी पोस्ट पे बैठे हैं, उनका पूरा कब्जा है पूरी हुकूमत के ऊपर। चौथी बात, अगर आपके मुनीर अपनी स्पीच में बोल रहे हैं कि अगर हमारी तरफ कोई देखेगा तो हम उसके ऊपर कैसा भी एक्शन ले सकते हैं, तो क्या जब हमारे साथ पहलगाम अटैक हुआ तो उसके बदले में हमारे जो प्रधानमंत्री और हमारे देश की जनता सबने मिलकर वहां पर हमने आपको उसका जवाब दिया, ठीक है। पर हमने मुंह पे ये नहीं बोला कि हम किसी के ऊपर कुछ भी कहीं भी न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, ठीक है। अब रही बात बलूचिस्तान की, अफगानिस्तान की, चारों सवालों का मुझे पूरा मौका मिलेगा जवाब देने के लिए। हाँ बोलिए, जी बोलिए। हाँ,
उसके उसके बाद अब आप ये मुझसे बिल्कुल खामोश रही रहना, बात, मेरे अब सवाल रही जो आपने बात किए हैं नैना मुझसे जी जवाब जैसे आप आप ले बोल रहे रहे हैं थे, ना, रही उसके बाद रही नेक्स्ट आगे बात चलना होगा आपने। रही बात इमरान जी की कि उनकी बहनें मिलने जाती हैं नहीं जाती, और वो कहीं कोई लेकिन कुछ मोनिका करने जी, से- आपने जो एक बात कही है ना कि यहाँ पर अभी वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अभी तख्ता पलट नहीं, भाई एक तरह से तो इसको डिफेक्टो पीएम के तौर पर ही उनको मान रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है तो साइलेंट कूप ऑलरेडी पाकिस्तान में हो चुका है, ये सबसे बड़ी बात है। तो साइलेंट कूप जो हो चुका है, इस बात के तो संकेत 2001 में भी पुतिन और बुश की चर्चा के बीच में हुए। हुसैन जावेद कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? जी अभी मैंने मैडम की बात सुनी है, तो पहली बात तो ये कि मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इनके पास कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है क्लासिफाइड जिसको ये साबित कर सके कि जितना पैसा मैं बाहर से मिलता है, चाहे वो किसी इमदाद की मद में मिलता है या इस तरह मिलता है, वो आईएसआई को इतना पैसा जा रहा है। इन्होंने आईएसआई को पैसा जो इस तरह दिया जाता है उसकी रसीद देखी है। अब जो चीज सामने नहीं, आप अपनी तरफ से कोई भी इस तरह का मन घड़त किस्म का फिगर बता दे कि इतना आईएसआई को जा रहा है। आईएसआई फौज का ज़ेरी इदारा है, फौज को जो बजट मिलता है उसी से वही बजट जो है उसका कुछ हिस्सा आईएसआई को जाता होगा। तो इसमें आई थिंक इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि असल पैसा आईएसआई इस तरह खा जाती है। वो एक जिम्मेदार एजेंसी है, हमारे मुल्क का फख्र है, और हमें नहीं लगता कि वो मतलब कोई इस तरह की चीजें हैं। दूसरी बात ये है कि देखें, सबसे अहम बात है, नैना जी आपने कहा कि 2001 में क्या बदला और 2025 में क्या बदला। देखिए 2001 में भी 9/11 के बाद पाकिस्तान जो था उसकी इंपॉर्टेंस ग्लोबल सतह पर बहुत ऊपर चली गई थी, ठीक है, लेकिन 2025 में उससे भी ज्यादा ऊपर गई, ठीक है। उस टाइम जो था, अभी आप देख लें कि आप आज ट्रंप साहब को देख लें, आप आज प्योटर जिनके रिपोर्ट का आपने हवाला दिया, आप चाइना को देख लें, हर आलमी ताकत पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहती है। तो हमारा ग्लोबल स्टेचर बहुत ऊपर गया और वजह क्या नजर आती है आपके यहाँ की? डेमोक्रेटिक व्यवस्था, यहाँ पर सैन्य व्यवस्था, या फिर यूएन की तरफ से या एफएटीएफ की तरफ से अगर इतनी बार ग्रे लिस्ट में डालना, या आईएमएफ की तरफ से 24 बार बेल आउट मिलना, वजह क्या मानते हैं आप? एफएटीएफ की आपने बात की, 3 साल होने को आए हैं, हम उसकी लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। उनकी 35 सिफारिशात पे सालों अमल किया है और बाकायदा क्लियर चिट हमें वहां से मिल चुकी। 3 साल हो चुके हैं, अब तो एफएटीएफ की बात भी नहीं करनी चाहिए, वो तो बहुत इस तरह पीछे रह गई है। तो हमने बहुत से सेक्टर में इंप्रूव भी किया। और सबसे अहम बात देखें, इंडिया को हमेशा अमेरिका कहता रहा कि ये हमारा स्ट्रेटेजिक अलाय है, आज से नहीं 1962 से इंडिया, ठीक है, वो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हिस्ट्री ने बताया कि इंडिया के अमेरिका के लिए सही तौर पे स्ट्रेटेजिक अलाय साबित किसने किया? वो हमेशा पाकिस्तान ने किया, चाहे 1979 हो, चाहे 2001 हो, या अब जाके 2025 हो। इसलिए अमेरिका को हमारी वर्थ पता है कि मौके पे प्रूफ कौन कर सकता है इस चीज को। और यही वजह जो आप अक्सर सवाल करते हैं, देखिए आपकी इस बात पे यहाँ पे संजीव जी कुछ कह रहे हैं। संजीव जी, क्या ये मौके की जरूरत है या मौके की वर्थ है? उनको पता है कि उनके ज्यादा टाइज किसके साथ क्लोज हो सकते हैं, ये अच्छी तरह अमेरिका को पता है। यही वजह है रूस भी हमारे साथ, और यही वजह चाइना भी हमारे साथ है। आपको क्या लगता है, चाइना ने जो हमारे साथ सी पैक इस तरह से स्टार्ट किया है, उनका दिमाग खराब था कि मतलब उनको अगर देखिए ना क्या हो जाता है जावेद जी, मुझे लगता है ये संजीव जी ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। पहली बात तो अगर रही बात चाइना की, तो बॉर्डर जिन देशों से कनेक्टेड है, ये आप ये मान के चलिए कि भले आप पड़ोसी बदल नहीं सकते, और आपको पता है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हो या फिर बाकी जरूरतें हो, वो एक तरह से आपके शरीर का अंग है। आप उसे चाह कर भी आप उस हिस्से को काट नहीं सकते। अगर काटा जा सकता तो भारत जिस तरह से आतंक का पीड़ित रहा, बहुत पहले उसको काट दिया जाता, क्योंकि कई बेगुनाहों का खून बहाया गया ना। संजीव जी, ये बात इंडिया को समझने की जरूरत है कि हम अपने हमसायों को बदल सकते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाइना हो या पाकिस्तान हो। जावेद भाई, देखिए नैना जी, 2001 से लेके और आज तक पाकिस्तान में पानी तो बहुत बहा है, लेकिन अगर आप कहें वहाँ की हवा बदली है, फिजा बदली है, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बदली है, बल्कि और खराब हुई है। अच्छा, पानी बहने का मतलब ये नहीं होता कि प्रोग्रेस हुई है या पानी अच्छा बह रहा है। पानी बहने का मतलब है कि हाँ, एक कंटिन्यूटी है, वो टाइम के साथ होनी ही होनी होती है। मैं एक चीज बताएं, देखिए पाकिस्तान का जो भारत के खिलाफ जो रवैया है, अगर वो उस रवैये में सुधार कर ले तो पाकिस्तान और भारत बहुत मजबूत कंट्री होकर इस खित्ते में उभर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि देखिए, किसी भी चीज को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, धड़े को अपने आप को सिद्ध करने के लिए कुछ ढूंढना होता है। और डे 1 से 1947 के बाद से पाकिस्तान का
आर्मी का एक ही उनका प्रायोरिटी रही है कि इंडिया के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहिए। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ शब्दों से कह रहा हूं। आप चलो ज्यादा पीछे ना 98 देख लीजिए, कारगिल देख लीजिए, उससे पहले फरवरी में कितनी अच्छी अच्छी बातें होती। शरीफ साहब के साथ हमारे पीएम साहब गए वहां पे, बस में गए, बहुत अच्छी बातें हुई, और हुआ क्या, एक तरह से पीठ में खंजर भोंका गया। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी पाकिस्तान को अचानक कि हमारी चोटियों पर, जो कि एक हमारे बीच में एग्रीमेंट था दोनों सेनाओं के बीच में कि जैसे सर्दियां आएंगी दोनों फोर्सेज पीछे चली जाएंगी, जो एक्चुअली जो पे कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पे, उससे पीछे जाना, और जाती भी थी हर साल। और जैसे ही गर्मियां आती थी वो थोड़ा फॉरवर्ड पोस्टिंग कर लेती थी अपनी अपनी सेफ्टी के लिए। जी सर, अब मैं इस बात जी अभी देखिए आ जाता हूं मैं, बात वहां करता हूं कि 1 से लेके 25 तक पाकिस्तान आज जावेद भाई, मैं चलो ज्यादा ना जाके मैं दो चीज पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से दो कहता हूं। देखो, गवर्नमेंट की दो फॉर्म होती है, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक फॉर्म वो होती है कि जब सारी की सारी सत्ताएं, सारी पावर किसी एक आदमी के आसपास आ जाती है या उनको केंद्रित कर दिया जाता है। अब आपके यहाँ पे जो आपके यहाँ पे जो सुधार हुए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी फोर्सेस का रिफॉर्म्स कर सकते हो, नए अपॉइंटमेंट कर सकते हो, सीडीएफ भी बना सकते हो। प्रॉब्लम यहाँ है कि जब एक आदमी क्यों इतना डरा हुआ है कि वो अपने आप को इम्यून कर लेना चाहता है किसी भी चीज से। यही बात है सर, यही बात है, और यही वजह है कि ये बात, हालांकि हुसैन जावेद जी ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि इस पर चर्चा भी है, और यही वजह है कि इन सारी परिस्थितियों को लेकर वहां के आवाम, वहां के धर्म गुरु, वहां के मुफ्ती लगातार इस पर तो सवाल भी खड़े करते रहे हैं। लेकिन 2001 जो यहाँ पर पुतिन और बुश का जो बयान, और उसके बाद में 2001 से 2025 तक ये सोचने वाली बात है, उस समय भी आतंकवाद पाकिस्तान में किस तरह से जड़ें मजबूत किए हुए था, और आज भी क्या पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म हो चुका है? इस बड़े सवाल के साथ में मैं यहाँ पर इस डिबेट को यहाँ पर एंड कर रही हूँ और इसी के साथ में छोड़े जा रही हूँ। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2001 से 2025 तक क्या कुछ बदला है? अब जरा सोचिएगा, पाकिस्तान में सबसे महत्वपूर्ण गंभीर समस्या आतंकवाद की, क्या आतंकवाद से निजात या छुटकारा पाकिस्तान पा चुका है? फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।